कॉमन रूल्स हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, ये डील करता है सेक्शन 67। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस को डील करता है सेक्शन 67। अपोर्शनमेंट को डील करता है सेक्शन 67, डील करता है अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस को। अच्छा, रूल क्या है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका कॉमन एक्सपेंडिचर आ जाए। ठीक है, कॉमन एक्सपेंडिचर किस तरह से आ जाए? मिसाल के तौर पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, सिनेरियोज बिल्ड किए हैं बुक के अंदर। पहला सिनेरियो वो ये कहता है कि एक घर है, उस घर के अंदर हो सकता है कि एक पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन आप रेंट पे दे दें, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन पे आप बिजनेस कर रहे हो। सही है, आपका कोई प्रिंटिंग का काम है या आपका पब्लिकेशंस का काम है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपने अपने बिजनेस के लिए रख लिया और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपने रेंट पे दे दिया। ये घर है, इस तरह का भी होता है। ठीक है, तो ये यहां वाले से क्या आएगा? रेंटल इनकम। तो ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो नीचे वाले पोर्शन से आप क्या अर्न कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो एक घर से आप 2 हेड्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि इसको प्रोवाइड जो यूटिलिटीज हो रही हैं उसका मीटर एक ही हो। मिसाल के तौर पे बिजली का बिल, बिजली का मीटर दोनों पोर्शन का एक ही लगाया हो, ठीक है, और यूटिलिटीज में कोई बंदा सफाई के लिए रखा हो या सिक्योरिटी गार्ड, आपने घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है वो भी एक ही बिठाया है, ठीक है, और वो दोनों को सर्विसेज दे रहा है। कोई आपने सफाई के लिए लोग रखे हैं, वो पहले नीचे वाला पोर्शन साफ करता है फिर ऊपर में जाता है। तो अब इनका जो खर्चा है, जो बिजली का खर्चा, वो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा और जो आपका वो सफाई करने वाले का खर्चा है, वो तो कॉमन एक्सपेंस के तौर पे जाना जाएगा। ऐसे ही है ना, वो क्या जाना जाएगा? एज ए कॉमन एक्सपेंस के तौर पे। अब उस कॉमन एक्सपेंस को इन दोनों बिजनेसेस, इनकम फ्रॉम हेड्स ऑफ इनकम में क्या किया जाएगा? अपोर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमें ये बताता है डिडक्शंस क्या होती हैं? खर्चे। इनकम में से डिडक्शन लेस करते हैं ना, तो इनकम में से डिडक्शंस मतलब खर्चे। तो खर्चे, कॉमन खर्चों को अपोर्शन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आप लोगों ने ऑलरेडी कर भी दी है। जो करंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था उसमें अगर आपको याद हो तो वो जो ग्राउंड फ्लोर का हमने क्वेश्चन किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो वो जो बेसमेंट था, बेसमेंट उसने 20% अपने पास रखा था। फिर उसने कहा था कि लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है। तो वो जो हमने इनकम फ्रॉम मदर सोर्स निकाली थी, तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी थी वो 20% जो थी वो नहीं रही थी और 80% लेस की थी। सही है, तो वो एक एग्जांपल आप इसकी कर। इसी तरह उसी क्वेश्चन में जो बिजली का खर्चा था वो उसने हमें पहले ही बता दिया था कि ऊपर का जनरेटर अलग है और नीचे का अलग है। लेकिन अगर एक ही होता जनरेटर तो वो बेसमेंट वाला हम माइनस ना करते और ऊपर वाला एज ए डिडक्शन के तौर पे माइनस करते। तो बेसिकली एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है? जैसा पानी का कर लीजिए कि आपका वही घर है, ठीक है, नीचे तो आप बिजनेस कर रहे हैं या नीचे वाला आपने रेंट पे दे दिया है,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया। ऊपर वाले में आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है। याद रखिएगा जिस तरह डिविडेंड एफटीआर है इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी एफटीआर है। एक्सपोर्ट्स क्या है? एफटीआर है। ठीक है, तो नीचे वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ऊपर में जो आप बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली वो एक्सपोर्ट्स का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स का। तो अगर आप टैक्स की दुनिया की बात करें तो ये किस में फॉल करेगा और ये किस में फॉल करेगा? एफटीआर। तो कह रहा है कि ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जिस सिनेरियो में आपका अब इसी घर का जो यूटिलिटी का जो मीटर है बिजली का वो एक ही होगा। ठीक है, यूटिलिटीज का मीटर एक ही होगा, सफाई करने वाला एक ही बंदा होगा, गार्ड एक ही होगा। अब उसकी तनख्वाहें और बिजली के बिल आपने क्या करने हैं? अपोर्शन करने हैं। यहां पे अपोर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी वैसे? एफटीआर डिडक्शन के लिए, और एफटीआर में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होती तो ग्रॉस इनकम आप लेते हैं उसका। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो भी हो सकता है। तीसरा सिनेरियो जो बुक में लिखा है वो ये हो सकता है कि ऊपर वाले में आप बिजनेस कर रहे हैं और नीचे वाला सम अदर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सम अदर पर्पस। सम अदर पर्पस से क्या मुराद है? आप खुद रह रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आप खुद उसमें उस घर में नीचे वाले पोर्शन में आप खुद रह रहे हैं और ऊपर आपने बिजनेस के लिए दे दिया ऊपर वाला फ्लोर, तो इट इज सम अदर पर्पस। तो अब इसका जो बिजली का बिल है, मीटर एक ही लगा हुआ है, गार्ड एक ही बैठा हुआ है, सफाई करने वाला एक ही है, तो इनके खर्चे को हम क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। तो टैक्स वाले का कहने का मकसद ये है कि देयर कम सम सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात आ सकते हैं जिनमें आपको अपने खर्चों को अपोर्शन करना पड़े। क्या करना पड़े? अपोर्शन करना पड़े। अब अपोर्शन करने की जरूरत कब कब पड़ेगी? ये तीन सिनेरियो है। यहां पे देखें दो मुख्तलिफ हेड ऑफ इनकम है, तो जाहिरी बात है अपोर्शन करना इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी का खर्चा प्रॉपर्टी की इनकम से लेस करें, बिजनेस का खर्चा बिजनेस की इनकम से लेस करें। तो अब बिजली का खर्चा अगर आ गया है या पूरे घर की रिपेयर का खर्चा आ गया है, तो रिपेयर का खर्चा 100 रुपया पूरा बन गया है, तो हो सकता है 30 रुपये इससे बिलोंग करता हो और 70 रुपये इससे बिलोंग करता हो। ऑल्दो इसके अंदर रिपेयर अलाउंस आ रहा है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इस तरह से एलोकेशन करनी है, ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर तो रिपेयर अलाउंस आता है, एक्चुअल से वो नहीं होती इसकी कोई ताल्लुक, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई खर्चा आ जाए जिसको जरूरत पड़ जाए दोनों हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिवाइड करने की, तो फिर उसे अपोर्शन करना पड़ेगा कॉमन एक्सपेंडिचर को। हमेशा याद रखना है कि ये अपोर्शनमेंट किसकी होगी? कॉमन एक्सपेंडिचर्स की। ये हमेशा कॉमन एक्सपेंडिचर्स की होगी, कॉमन एक्सपेंसेस की, क्योंकि स्पेसिफिक खर्चे का तो हमें पता है, स्पेसिफिक खर्चे का तो हमें पता है। अच्छा, और एक और पॉइंट, एक तो ये जो दूसरा ये हो सकता है कि आप एक जगह से एनटीआर कमा रहे हो और एक जगह से एफटीआर कमा रहे हो, तो इन दोनों का जो कॉमन खर्चा है उसको भी पोर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि एनटीआर में डिडक्शन अलाउ है, एफटीआर वाला डिडक्शन लेगा नहीं। इसी तरह एक में आप खुद रह रहे हो, एक में आप बिजनेस में करवा रहे हैं, तो अब अपना जो खर्चा है वो तो आप लेस नहीं करेंगे इनकम में से, हाँ बिजनेस का खर्चा आप इनकम में से लेस करेंगे। तो देयर कम्स 3 सिचुएशंस where the common expenses need to be apportioned between the heads of income or between the LTR, FTR or between the business and some other purpose। तो ये सिचुएशन है जिसकी बेस पे सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कॉमन एक्सपेंस आ कैसे सकता है। सही है, तो ये इन 3 सिचुएशन में कॉमन एक्सपेंस आ सकता है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल हमने लेटेस्ट एग्जांपल जो था लेटेस्ट
और पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, उसको आप इस नज़र से देखिएगा जाके, उस क्वेश्चन को ना इस नज़र से देखिएगा। उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा है और बिजली का जो खर्चा है, उन दोनों को इस नज़र से देखना है आपने कि बिजली का खर्चा उसने बताया हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर का इतना, बेसमेंट का इतना है। सिक्योरिटी का खर्चा उसने बताया नहीं था, तो हमने उसे अपोर्शन किया हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन तब पढ़ाया नहीं था, लेकिन जस्ट इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये तो वो कहता है, यहां तक लगी समझ? अच्छा, अब ये तो वो कहता है कि जी आपने उनको कॉमन खर्चों को अपोर्शन करना है। भाई करना कैसे है? जरूरी नहीं है परसेंटेज दी हो, आपने कॉमन खर्चों को अपोर्शन करना है ऑन एनी रीजनेबल बेसिस। रीजनेबल बेसिस, लॉ जो वर्ड यूज करता है वो कहता है कोई रीजनेबल बेसिस के ऊपर आप उन्हें अपोर्शन कर दें, किसी भी रीजनेबल बेसिस पे। रीजनेबल बेसिस को वो आगे फर्दर इलेबोरेट करता है ग्रॉस सेल्स को। ठीक है, जो आपकी सेल्स है बेसिकली वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इज द मोस्ट रीजनेबल बेसिस टू एलोकेट द कॉमन एक्सपेंसेस। आप ये देख लें कि एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जी बिजली का एक्सपेंस आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, बल्कि इन दोनों में देखते हैं। एफटीआर और एनटीआर के अंदर जो बिजली का खर्चा आ गया वो 1 लाख का आ गया। ठीक है, 1 लाख का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया। अब मेरी जो एफटीआर में एक्सपोर्ट हुई थी वो साल की हुई थी 1 मिलियन, और मेरी जो बिजनेस के अंदर, इसको मैं लोकल बिजनेस कह देता हूँ, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखा था, इसको ज्यूम कर लेंगे ये लोकल बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये एनटीआर में ही आता है ना, ये एक्सपोर्ट का था, ये लोकल था, लोकल हमारा इसमें आता है। लोकल बिजनेस जो मेरा एनटीआर में फॉल करता है, ये मेरी सेल थी ₹2 मिलियन, ग्रॉस रेवेन्यू मेरा। अब मोस्ट रीजनेबल जिसको लॉ कहता है वो ये है कि सेल्स जो है इट इज द मोस्ट रीजनेबल एक्सपेंस, मोस्ट रीजनेबल आइटम टू एलोकेट द कॉमन एक्सपेंस। कैसे? अब अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ₹1,00,000 को एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है, इन दोनों में कैसे करूं? सिंपल मैथ्स। ठीक है, 1 लाख मेरा खर्चा है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल सेल्स के साथ, ग्रॉस रेवेन्यू के साथ, और इसका जानने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे वाले का जानने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका जो आंसर आएगा वो मेरा एफटीआर को एलोकेट हो जाएगा, और इसका आंसर मेरा एनटीआर में एलोकेट हो जाएगा। लगी समझ? क्या आता है आंसर? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 मिलियन, ये है कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल ग्रॉस रिसीट्स और मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रिसीट्स या रेवेन्यू। स्पेसिफिक रेवेन्यू कर लें, इसे भी ग्रॉस रेवेन्यू कर दें। हाँ, कितना? 333 ऊपर वाले का 333 पेंटा 3 आ गया, तो ये फिर पेंटा 6 आ जाएगा, ऐसे ही है ना? पूरा करने के लिए हमें आखिरी को 7 करना पड़ेगा। चले, इतनी बरीकी में ना जाए, इतनी बख्शिश दे देगा वो।
हाँ जी, लगी समझ? मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं है यार मुश्किल। यार बाद में क्यों पता लगता है? आप कहते हैं ऐसे बस होगी। नहीं समझ नहीं लग रही होती, बाद में प्रैक्टिस करें ना जाके। इसी समझ लगती कि क्या करना है। कोई बात नहीं, वो आप क्वेश्चंस कर ही रहे हैं मुझसे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको बताई जा रहा हूँ। हमेशा दो चीजें देखनी है आपने। सॉरी किसकी? हाँ जी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जो जो अगर सवाल आए हुए वो करेंगे, पास पेपर में देखेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस ना हुई तो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, हमेशा आपने ये देखना है, ये मैंने आपको बात समझाई है कि अपॉर्शनमेंट हमेशा होगी कॉमन एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक खर्चे की क्या होती है? एलोकेशन। ठीक है, कॉमन खर्चे की क्या होती है? अपॉर्शनमेंट। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, स्पेसिफिक खर्चे की जो होता है वो एलोकेशन होती है, और कॉमन खर्चे की क्या होती है? अपॉर्शनमेंट। तो अगर वो यहाँ पे बता देता, अब ये इस बिजनेसेस के लिए मैं थोड़ा सा जरा एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन में उसने ये तो बता दिया कि बिजली का खर्चा 1 लाख है और इट्स अ कॉमन एक्सपेंस। साथ में अगर आपको दो इंफॉर्मेशन वो और दे देता कि जो बिजनेस के अंदर लोग रखे हैं उनकी सैलरी 25,000 है, और जो लोकल के काम करने के लिए लोग रखे हैं उनकी सैलरी 20,000 है, तो खर्चे निकालते वक्त हम क्या करते? ये डायरेक्टली एलोकेट हो जाता बिजनेस के रेवेन्यू में से। मसलन 2 मिलियन में से अब मैं क्या कुछ लेस करूंगा? अब ये मैंने पोर्शन कर ली ना, तो अब मैं यहां पे बात करता हूं एफटीआर की, और यहां बात करता हूं एनटीआर की। रेवेन्यू एफटीआर का कितना था? 1 मिलियन। इसमें से सबसे पहले मैं स्पेसिफिक खर्चा लेस करूंगा। क्या करूंगा? स्पेसिफिक खर्चा लेस। कितना है? 25,000। सैलरी कितनी? 25,000। ठीक है, और फिर इसमें से मैं क्या करूंगा? कॉमन खर्चा लेस करूंगा, जो यहां निकाला कितना? 33,333 कॉमन एक्सपेंस। 33,333। तो ये स्पेसिफिक खर्चा आ गया और ये कॉमन खर्चा। अब जो बचा दैट विल बी माय इनकम। सेम इज द केस हियर। रेवेन्यू कितना था? 2 मिलियन। सैलरी कितनी थी? 20,000। ये 20,000 सैलरी थी 20,000 की, और कॉमन खर्चा कितना था? 666। तो ये जो बच जाएगा दैट विल बी माई रेवेन्यू। लगी समझ? क्यों क्या नहीं लगी समझ इसमें? ये सेल्स में से लेस कर रहा हूं ना मैं, सेल्स में से लेस कर रहा हूं, ये मैं सेल्स में से लेस कर रहा हूं। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो लेस करेंगे ना, ये मैं सेल्स में से उसकी इनकम लेस कर रहा हूं। नहीं, अभी तो चीजें सिंपल है, इतना टेंशन ही ले। अभी सिंपल है। हाँ अभी तो बहुत सिंपल है। मुश्किल आएंगी तो फिर तो रहेगा। ये तो सिंपल है। बहरहाल ये बताने का मकसद आपको ये था कि अगर आपके कोई कॉमन खर्चे आ जाते हैं तो हमने उसको एलोकेट करना है ऑन एनी रीजनेबल बेसिस। कॉमन खर्चे आपके कब कब आ सकते हैं उसके ये 2-3 सिनेरियो दिए हुए हैं, और उसकी एलोकेशन करनी है आपने रीजनेबल बेसिस, और लॉ के नज़दीक रीजनेबल बेसिस जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू है। ठीक है, जरा बुक के ऊपर आए अब। PDF में 69 वैसे 65।
बुक शेयर की हुई है ग्रुप में ना किसी ने? कब की थी? अभी कल ही तो की थी सर किसने? हाँ कल भी की है। हाँ ये बुक शेयर हुई है। पेज नंबर कौन सा है? पीडीएफ का 69। जी, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। The concept implies that an expenditure, deduction and allowance which relates to the following shall be apportioned on any reasonable basis, taking into account the relative nature and size of the activities to which the amount relates. The derivation of more than one head of income, ये वाली बात, derivation of more than one head of income, property था या business था. Derivation of taxable income and any class of income subject to FTR. Taxable income local business, export, FTR वाला business. ठीक है? Derivation of income chargeable to tax under any head of income and for other purpose. Any other head of income, income from business and some other purpose. मैं खुद रहने लग गया हूँ. ठीक है? तो ये है, ये जरा देना, मेरा मोबाइल बंद हो गया. अपोर्शन कर लेंगे ना उसमें, थर्ड केस में कोई ना कोई उसने रीजनेबल बेस दी होगी, मतलब क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ना आपको. मिसाल के तौर पे वही वाला आप काम ले लें जो हमने रिसेंट एग्जांपल की थी, उसके अंदर जो बेसमेंट का उसने खुद ही बता दिया था कि 20% है. ठीक है, तो उसमें हमने 20% लेस कर दिया था उसकी सैलरी में से. तो ये क्वेश्चन में उसने फिर दिया होगा ना, क्योंकि इन केसेस में तो रेवेन्यू वगैरह आ रहा है ना, तो इसमें वो 20% उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में. यार ये इसे पासवर्ड आप कर लेंगे. रूल्स फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एंड अलाउंसेस. रूल्स की बात करें, पहला पॉइंट, एनी एक्सपेंडिचर, डिडक्शन और अलाउंस दैट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम shall be allocated a portion to that class only. ये किस खर्चे की बात कर रहा है? स्पेसिफिक खर्चे की, कि जिससे रिलेट कर रहा है तो सबसे पहले उससे उसको एलोकेट किया जाए. तो ये स्पेसिफिक खर्चे की बात कर रहा है. एनी कॉमन एक्सपेंडिचर shall be apportioned amongst each class of income according to following formula. Amount of expense multiplied by gross receipts. Gross receipts का मतलब रेवेन्यू. For the class of income divided by gross receipts for all class of income. ये सिंपल, ये वाला फॉर्मूला उसने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला है. सही है. ये नोट के नीचे जो लाइन लिखी है इररेलेवेंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं. While allocating common expenditure, deduction and allowances, the nature and the source of each class of income must be taken into account. वो यही बता रहा है कि एलोकेशन के टाइम पे आपने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को लाजमी देखना है. द बेसिस डिटरमिन फॉर एलोकेटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एंड अलाउंसेस शुड बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू. CIR होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम एलोकेशन अंडर द रूल्स. अच्छा, अब आपने एलोकेशन कर दी, ठीक है, आपने एलोकेशन करनी है ऑन एनी रीजनेबल बेसिस. जनरली जो रीजनेबल बेसिस है वो ग्रॉस रिसीट्स है, लेकिन एलोकेशन के टाइम पे जो बेसिस है वो उसने कहा कि खर्चे की नेचर और क्लास पे भी डिपेंड कर सकता है. तो देयर इज अ चांस कि आप इसके अलावा कोई और बेसिस यूज करें. सही है. तो लॉ ये कहता है आप कोई भी बेसिस यूज करें, आप कोई भी बेसिस यूज करें, वो बेसिस सर्टिफाइड करेगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट.
और उसको रिव्यू करेगा CIR, कमीशन इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, उस बेसिस को सर्टिफाइड करेगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन इसी पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है, दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय CIR unless there is a significant variation from allocation under the rules, 10% plus minus। CIR खुद से भी बेसिस चेक करेगा, और अगर उसके मुताबिक कोई और बेसिस बनी और उसके और आपकी बेसिस में फर्क आ गया 10% से ज्यादा या प्लस, तो वो ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेसिस कराई, उसने कहा था कि यार 33,000 एलोकेट कर दो FTR को और 66,000 एलोकेट कर दो NTR को। ये उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बात कह दी या कॉस्ट मैनेजमेंट ने। आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया और जमा करा दिया CIR के पास। अब CIR ने खुद से भी चेक किया। जब उसने खुद से चेक किया, उसने अपनी बेसिस निकाली, उसके मुताबिक इसको चार्ज होना चाहिए था 45,000 और इसको चार्ज होना चाहिए था 55,000। कितना फर्क आ गया? 10% से ज्यादा गई। कितना फर्क आ गया? 45,000 और 11,000 के करीब आ गया तकरीबन। मैं अप्रोक्सीमेटली 11,000 का डिफरेंस आ गया। अब ये 11,000 का फर्क 10% से ज्यादा है। 33,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। तो 10% से ज्यादा ही हो गया ना। तो 10% प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये वाला फर्क, ये दोनों का फर्क 10% से ज्यादा हो प्लस में या माइनस में, तो CIR वो सर्टिफिकेट और बेसिस एक्सेप्ट नहीं करे। हाँ, अगर वो कहता CIR यार आपने 33,000 एलोकेट किया है, मेरे नजदीक 35,000 बनता था, तो अब फर्क कितना था? 2 नहीं यार, 33,000 का 10% निकालो, 3,003। तो 2,000 का जो फर्क है, 2,000 का फर्क है, ये 10% से कम है, तो CIR कहेगा ठीक है। ऐसे देखना है इसको। ठीक है, ऐसे वो देखेगा। आपको समझा रहा हूं कि वो कैसे देखेगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। लगी समझ? आगे चलें। Where in case of certain transaction the net gain, brokerage, commission and other income is taken as a turnover, the gross profit from the business shall be taken as the gross receipt for the purpose of apportionment of expenditure. For the purpose of these rules, a person may have following cases of income. ये उसके नीचे इनकम्स वगैरह बता दिए कि उसकी ये वाली इनकम्स बनेगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन अभी हमने पढ़ना है। अच्छा, इसमें ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी है? हो गई है शुरू। चलें, इस पॉइंट को कल डिस्कस कर दूंगा, फिर इसको 5 मिनट लगने हैं इसको।